हम तो नदियां हैं, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिधर चल जाएं उधर रास्ता बन जाएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपने लोकप्रिय चैप्टर, लोकप्रिय विषय इकोनॉमिक्स पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको इकोनॉमिक्स को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं। आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप आज तक जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज को नहीं समझ पाए थे, आज को आप इकोनॉमिक्स को मैं आपको अंदर घुसा दूंगा। ठीक, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स है क्या। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है बेटा, बहुत प्रेम से समझते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड आइकोनोमिया से बना है। यहां ग्रीक वर्ड मतलब यूनान से, एक यूनानी शब्द है, एक यूनानी वर्ड है जिसका क्या नाम है, ओइकोनोमिया। कहता हूं कि यूनान हमेशा प्राचीन काल से ही, चाहे दर्शन हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे विज्ञान हो, सबकी जन्मस्थली रहा है। तो इसी आधार पर जितनी भी व्याख्या की जाती है, जितनी भी व्याख्या की जाती है शब्दों की, वो सब लैटिन वर्ड से आए हैं। आप देखे होंगे सोडियम क्या है, सोडियम, सोडियम का नाम क्या है, एन है। लेकिन एन कहां से आया है, ये भी ग्रीक वर्ड है, नेट्रियम। नेट्रियम यूनानी शब्द। कहने का मतलब जितने भी ग्रीक वर्ड हैं वो सब यूनान से आए हैं। यूनान से ही क्यों आए हैं, क्योंकि उस समय शुरू में ही यूनान चुके वर्ड में, चाहे विज्ञान जगत हो, चाहे चिकित्सा जगत हो, चाहे दर्शन जगत हो, चाहे राजनीति जगत हो, हर क्षेत्र में वो उसका फादर कहलाया है, उसका पिता कहलाया है, और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। आज हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है, ये यूनानी वर्ड ओइकोनोमिया से आया है। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओइकोनोमिया का मतलब होता है गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन मतलब घर की व्यवस्था, घर को प्रबंध करने के लिए जो भी संसाधन यूज किए जाते हैं, वही यहां पर इकोनॉमिक्स है। अब घर की बात आती है तो यहां पहले हम अपने घर से शुरुआत करते हैं कि हमारे पिताजी 10,000 रुपए कमाते हैं। बेटा, आपके पापा 10,000 रुपए कमाते हैं और 10,000 रुपए में पूरे घर का मैनेज करना है। मान लीजिए उनकी सैलरी 10,000 रुपए है, 10,000 में उनको क्या करना है, तुम्हारी फीस भी देना है, ठीक है, उनको परिवार का खर्चा चलाना है, आपकी बहन की पढ़ाई की फीस देना है, उनको जहां जाते हैं वहां से आने जाने का वाहन का किराया, भाड़ा किराया, मतलब सब कुछ उन्हें 10,000 रुपए में मैनेज करना है। तो कहने का मतलब ये 10,000 रुपया संसाधन हुआ। मतलब इकोनॉमिक्स में सब कुछ जानने के पहले हमको जानना है संसाधन क्या होते हैं। संसाधन मतलब वो साधन, वो सारे साधन जो हमारे गृह प्रबंधन में काम आते हैं, हमारी व्यवस्था को संचालन में काम आते हैं। जैसे मान लिया मेरी कोचिंग है, इस कोचिंग में जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, इसके प्रबंधन के लिए, चालू करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। लेकिन संसाधन हमारे पास सीमित है। जैसे इस समय नेट चल रहा है, तो नेट क्या है, एक संसाधन है। इस समय बोर्ड है, बोर्ड भी क्या है, संसाधन है, यानी रिसोर्सेज। क्या है, रिसोर्सेज। ये फैन, ये पेन, ये कुर्सी, मेज, ये बहुत सारे सब कुछ संसाधन, इन्हीं को रिसोर्सेज बोलते हैं। मतलब हमको अपने घर से यहां आने में जो साधन यूज किए गए मैनेजमेंट करने के लिए, वो सब सारे संसाधन करते हैं। मतलब संसाधन के द्वारा ही हम यहां प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। अब बात ये आती है कि अब गृह प्रबंधन की जो बात चलती है, यहां गृह प्रबंधन कहा किस बारे में जा रहा है।
गृह प्रबंधन उस बारे में कहा जा रहा है कि आप संसाधनों के द्वारा गृह का कैसे प्रबंध करेंगे। और जब यहाँ गृह की बात आती है तो हमारे पार्टिकुलर गृह की बात नहीं आती, घर की बात नहीं आती, ये बात आती हमारे भारतवर्ष की बात आती, पूरे देश की बात आती। यानी संसाधनों का यूटिलाइजेशन, जो हमारे पास संसाधन है सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी काम किए जाते हैं वही सब अर्थशास्त्र है। यानी संसाधन हमारे सीमित हैं, संसाधन हमारे क्या है, सीमित हैं, और सीमित संसाधनों द्वारा अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए जो भी औपचारिकताएं की जाती हैं वही सब सारा अर्थशास्त्र। अब बात आती है, हम आगे चलते हैं इसमें। अब बात आती है, देखिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दो चीजें। अब यहां अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दो चीजें आती है। आपने देखा एक चीज आता है संसाधन, यानी जिसको रिसोर्स बोलते हैं, रिसोर्सेस। अब एक आता है मानव, एक आता है मानव कल्याण की बात, मानव कल्याण। एक बात आती है इच्छा और आवश्यकता, इच्छा और आवश्यकता आती है। कहने का मतलब प्रकृति ने हमको सीमित संसाधन दिया है, सीमित है। आपके पास सीमित संसाधन है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। कोई चाहता है कि मैं चांद पे चला जाऊं, कोई चाहता है कि मैं हवाई जहाज पे यात्रा करूं, कोई कहता है मुझे लग्जरी गाड़ियां हो जाएं। तो आपकी इच्छाएं कभी पूर्ति हो सकती हैं? नहीं हो सकती। गांधी जी इस मैटर में कहा करते थे कि मनुष्य की इच्छा पेटी के समान होती है। ठीक है, मनुष्य की जो इच्छा है पेटी के समान होती है, यानी आपकी इच्छा पेटी है लेकिन आपकी आवश्यकता पेट है। कहने का मतलब आपकी इच्छा पेटी के समान है, आपकी आवश्यकता पेट के समान है। उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है आपका पेट भर सकती है लेकिन आपकी पेटी नहीं। भाई इच्छा तो आप बहुत कुछ चाहते हैं, ये कर ले वो कर ले, हाँ हम चांद पे चले जाएं, हम 7 समुद्र पार चले जाएं, लेकिन इच्छा तो हमारी असीमित है, इच्छा हमारी असीमित है, लेकिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे। तो कहने का अर्थशास्त्र करता क्या है? अर्थशास्त्र करता क्या है? अर्थशास्त्र करता क्या है कि सीमित संसाधनों द्वारा, सीमित संसाधनों द्वारा अपनी इच्छा आवश्यकता, अपनी सीमित संसाधन हमारे पास, हमारी इच्छाएं आवश्यकताएं जो भी हैं की पूर्ति ही अर्थशास्त्र है, की पूर्ति ही अर्थशास्त्र है। सीधी परिभाषा अर्थशास्त्र की क्या है कि हमारी इच्छाएं जो भी हैं या आवश्यकता जो हैं अपने सीमित संसाधनों द्वारा उसको पूरा कर ले हम, वही अर्थशास्त्र है। कहने मतलब आपके घर की कमाई 1,000 रुपया है या 10,000 रुपया है, 10,000 में बच्चों की फीस देना है, हाँ बिटिया की फीस देना है, भोजन का प्रबंध करना है, यदि हम किराए कमरे में रहें तो उसका भाड़ा भी देना है। यानी जितनी सारी चीजें हैं एक महीना के अंदर ऐसा मैनेज कर लें, ऐसा प्रबंधन कर लें कि सारी इच्छाएं भी हमारी जो भी हैं, आवश्यकताएं हमारी पूर्ति हो जाएं, वही अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है रिसोर्सेज का प्रबंधन करना। जो भी हमारे सीमित संसाधन हैं उनको प्रबंध ऐसा करें कि हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जाए, यही अर्थशास्त्र।
अब हम देखते हैं कुछ सिद्धांतों पर। तो बात यह कही गई कि मानव के कल्याण के लिए, उनके इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे देश में जितने सीमित संसाधन हैं उसमें सामंजस्य स्थापित करना या उपयोग करना ही अर्थशास्त्र है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? संसाधन क्या है? सीमित है। संसाधन क्या है? सीमित है। ठीक है। कल्याण किसना करना है? समाज का या परिवार का। और इच्छाएं क्या हैं? इच्छा है और आवश्यकता भी है। इच्छा तो आपकी अनंत है, कुछ भी कर सकते हो। आवश्यकता हमको चाहिए पेट भरना। इसी के बीच सामंजस्य स्थापित करना, सीमित संसाधनों द्वारा मानव के कल्याण के लिए, आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति के लिए जो सामंजस्य बनाया जाता है ताकि मनुष्य का कल्याण भी हो जाए और उसकी आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए, यही क्या है? अर्थशास्त्र। बात समझ में आ गई? दूसरी बात आता है बाबू, अब बात यह आती है कि अर्थव्यवस्था क्या है? क्या अर्थशास्त्र को ही अर्थव्यवस्था कहा जाएगा? नहीं। देखिए, अर्थशास्त्र में होता क्या है कि ये नियम, प्रबंधन और सिद्धांत बनाए जाते हैं। मतलब किसी की आवश्यकता पूर्ति करना है सीमित संसाधनों द्वारा। सीमित संसाधनों द्वारा किसी की आवश्यकता पूर्ति करना है तो कुछ नियम बनेंगे, ठीक है, सिद्धांत बनेंगे, ठीक, और फिर प्रबंधन तैयार करेंगे। अब इस प्रबंधन को लागू करना, कौन सा देश किस नियम को अपना रहा है, किस सिद्धांत को अपना रहा है व्यवहारिक रूप में, वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था। भाई चीन अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की घरेलू स्थिति को चलाने के लिए क्या नियम अपना रहा है, ठीक है, क्या सिद्धांत अपना रहा है अर्थशास्त्र का, वो उसका अलग विषय है। तो मतलब अर्थशास्त्र एक वैश्विक विषय है। अर्थशास्त्र क्या है? वर्ल्ड लेवल की बात है। मतलब जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का समग्र रूप से विश्लेषणात्मक तरीके से नियम, सिद्धांत या प्रबंधन की बात की जाती है, वहां अर्थशास्त्र हो जाएगा। जब ये नियम, प्रबंधन आपके विशेष देश पे लागू होंगे, जो आपके देश के लिए उपयुक्त हैं, तो अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जैसे हम अपने इस नियम प्रबंधन को अपने यूपी में लागू करते हैं तो यूपी की राज्य व्यवस्था, सारी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। बिहार पे लागू करते हैं तो बिहार की व्यवस्था कहलाएगी। तो कहने का मतलब नियम, सिद्धांत, प्रबंधन, ये सारी चीजें क्या हो गई? तो बात यह होती है कि अर्थव्यवस्था का जुड़ाव किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से होता है। खास भौगोलिक क्षेत्र मतलब मान ले भारत के लिए भारत की अर्थव्यवस्था, चाइना के लिए चाइना की अर्थव्यवस्था, जापान के लिए जापान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, या यूपी अपने अर्थव्यवस्था के लिए अलग नियम बनाता तो यूपी की अर्थव्यवस्था हो गई, बिहार की अर्थव्यवस्था हो गई, स्टेट की अपनी अपनी अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो कुल मिला के कौन सा देश किस नियम और सिद्धांत और प्रबंधन को अपनाता हो, वही उसकी अर्थव्यवस्था होती है। यानी नियम, सिद्धांत, प्रबंधन तो अर्थशास्त्र का मैटर हो, वो समग्रता की बात करता है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर जब नियम, सिद्धांत, प्रबंधन बनाए जाते हैं तो वो अर्थशास्त्र कहलाता है। वही आपके देश के लिए कौन सा नियम, कौन सी व्यवस्था, कौन सा प्रबंधन उपयुक्त है, वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब अर्थशास्त्र एक भौगोलिक समस्या है, मतलब वर्ल्ड लेवल की समस्या है, समग्रता की है, विश्वव्यापी समस्या है। तो विश्वव्यापी विषय पर लागू होता है अर्थशास्त्र।
लेकिन अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था खास भौगोलिक क्षेत्र के लिए होती है, खास देश के लिए होती है, खास स्टेट के लिए हो सकती है। तो सब देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था मतलब अपने अपने घरेलू प्रबंधन के लिए कुछ नियम, सिद्धांत, कायदे अपनाते हैं जो उनके देश के लिए या जिसके स्टेट के लिए पर्याप्त होता है, वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र एक समग्र बात होती है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जब इसका विश्लेषण किया जाता है प्रबंधन का, नियम का, सिद्धांत का, ताकि उस देश के लिए क्या क्या उपयुक्त होगा, पूरे वर्ल्ड के लिए क्या उपयुक्त होगा, वो क्या हो जाता है, अर्थशास्त्र हो जाता है। अब बात आती है इसमें एक चीज और ध्यान देखना है हमको। आपको मैंने भी बताया कि मानव के कल्याण के लिए, पूरे संसार में मानव के कल्याण के लिए सीमित संसाधनों द्वारा, सीमित संसाधन मतलब मैंने बताया कि 10,000 रुपया आपके पास है या हमारे इंडिया के पास 10,000 करोड़ रुपया है, 10,000 CR है। 10,000 CR में जितने इंडिया में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी इच्छाओं का भी सम्मान करना, आवश्यकताओं का भी सम्मान करना है। भाई इच्छाएं क्या है? इच्छाएं तो पेटी भरने के समान हो, सब लोग चाहता कि मेरी पेटी भर जाए, लेकिन आवश्यकता है कि पेट ही भर लो, यही काफी है, पेटी थोड़ी भर पाओगे। मतलब वर्ल्ड लेवल पर जब ये बात आती है कि पेटी भरें कि पेट भरें, ये बात आती है कि पेटी नहीं पेट भरना जरूरी होता है। तो जब आपके पास संसाधन सीमित हैं, 10,000 करोड़ रुपया हमारे देश के पास है और सरकार चाहती कि हर व्यक्ति को खुशहाली मिले, प्रत्येक व्यक्ति को खुशहाली मिले, मतलब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो, आवश्यकता की पूर्ति हो, और संसाधन ये सीमित है। भाई संसाधन सीमित है, सीमित संसाधनों द्वारा मानव के कल्याण के लिए, उनकी इच्छाओं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नियम, प्रबंधन, सिद्धांत बनाए जाते हैं वही अर्थशास्त्र है। बात ये आती है कि इच्छा आपकी अनंत होती है। अनंत का मतलब कोई चांद पे जाना चाहता है, कोई सोचता है मुझे 1 करोड़ की गाड़ी मिल जाए, पूरी हो पाएगी? नहीं, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो गांधी जी ने कहा कि प्रकृति आपके पेट भर सकती है, पेटी नहीं। तो हमारे संसाधन सीमित हैं। अब सीधी परिभाषा हम आते हैं कि अब पूरी जानकारी मिल गई हो कि हमारे पास सीमित संसाधन हैं, उस सीमित संसाधनों का ऐसे मैनेज करें, ऐसे मैनेज करें कि सबकी आवश्यकताओं भी पूर्ति हो जाए, सब खुशहाल भी हो जाएं, यही अर्थशास्त्र है। अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को क्लियर कर लिए कि अर्थशास्त्र है क्या, यानी संसाधनों का प्रबंधन करना ही अर्थशास्त्र है। सीधी परिभाषा कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारे या अपने घर पे लागू कर लीजिए पहले, ठीक, हमारे घर पे लागू कर लीजिए, अपने घर पे, कि हमारे घर के पास सीमित संसाधन है, हमारे पिताजी की इनकम सीमित है, उसी सीमित इनकम में हमारे परिवार के लोगों को सभी खर्चे उठा लिए जाएं, किसी को कोई कष्ट भी ना हो, और उसी का मैनेज करना, प्रबंधन करना ही अर्थशास्त्र है। अगर हम इसे इंडिविजुअल लेवल पर लेते हैं तो यही हाल हमारे देश की है। हमारे देश के पास सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन के द्वारा हमको 150 करोड़ आबादी का मैनेज करना है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। जब इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम आसानी से कर सकें, सब खुशहाल भी हो जाएं, तो यही मैनेजमेंट, यही गृह प्रबंधन ही क्या है, अर्थशास्त्र है। आपने देखा इकोनोमिया से बना आइकोनियम, इकोनोमिया क्या मतलब है, गृह प्रबंधन। गृह यहां पूरा विश्व को भी एक घर माना जा सकता है। अगर वर्ल्ड लेवल पर जो नियम बन रहे हैं, सिद्धांत बन रहे हैं प्रबंधन के लिए, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए, तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र हुई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी प्रकार आगे। देखिए आगे क्या हम और देखते हैं। देखिए जब बात आती है, अभी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। लोगों के अंदर ये डर होता है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक है तो अर्थशास्त्र पर लिखी गई हुई।
तो मौर्य काल में एक विद्वान थे जिनके बारे में सब जानते हैं, पढ़ेंगे इतिहास में, जब हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, चूंकि ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है, किस पे लिखी गई है? राजनीति पर। कौटिल्य जो महामंत्री थे, ये मौर्य काल की नाम देने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहां की राजनीति पर एक पुस्तक उन्होंने लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। दूसरी बात एक आती है कि सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता था, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन 1961 में सबसे अंत में अर्थशास्त्र पे नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अंत में लागू हुआ है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है, ये ध्यान देना है। बाद में बात आती है कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का काम किसने किया? रेगनर फिंच महोदय ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। कौन बांटा था? रेगनर फिंच महोदय ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। क्या क्या नाम दिया उन्होंने? व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि मतलब इसको बोलते हैं माइक्रो, ये समष्टि मतलब माइक्रो। देखिए, जिसका इससे शब्द से पता चल रहा है, माइक्रो, समष्टि मतलब पूरा संसार, समग्रता की बात करता है। व्यष्टि के मतलब एक व्यक्ति की बात करता है, जहां कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, एकांकी लेवल की बात करता है, इंडिविजुअल की बात करता है, जहां एक व्यक्ति की आय का आकलन कर रहा हूं कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय क्या है, या पूरे विश्व की प्रति व्यक्ति आय क्या है। जब प्रति व्यक्ति की आ जाती है तो वहां माइक्रो या व्यष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब पूरे देश की जीडीपी या पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की बात आती है, उसको हम समष्टि में लेते हैं। समष्टि मतलब ये सक्सेस पूरा समुदाय, पूरा देश या पूरा वर्ल्ड की बात होती है। जब एकांगी लेवल पे बात की जाती है, तो एकांगी लेवल पे व्यक्तिगत की बात की जाती है, तो वहां माइक्रो शब्द यूज होता है। हालांकि इसमें दोनों तरफ अलग अलग दे दिया है, हम केवल व्यष्टि की बात करते हैं। यहां पर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अब पूछा जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ को व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। या व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक या माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? एडम स्मिथ महोदय। अब बात और आती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इकाई के आधार पर मांग और पूर्ति का अध्ययन करता है, यानी इकाई लेवल की बात करता है, यानी व्यक्तिगत लेवल की बात करता है कि जैसे एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय की बात आ जाए, प्रति व्यक्ति की बात की जाए, चूंकि मांग और पूर्ति की बात होती है, यहां मांग और पूर्ति। देखिए, बाजार कैसे चलता है? डिमांड और सप्लाई पे चलता है। डिमांड और सप्लाई पे चलता है। मांग और पूर्ति का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके बाजार में 100 कुंटल आलू आई है, 100 कुंटल आलू आई है, उसके खरीदार 100 हैं। 100 कुंटल आलू आई है, खरीदार 100 लोग हैं। अब बाद में उसी 100 कुंटल आलू के खरीदार 1000 लोग हो जाएं, ये क्या है? ये सप्लाई है। सप्लाई मतलब मार्केट में चीज आई है, ये डिमांड है। डिमांड मतलब मांग, कितने लोग खरीदार हैं। अगर हमारे पास 100 कुंटल आलू के लिए 100 लोग खरीदार हैं, तो दाम सामान्य रह रहा है। मान लीजिए कि 100 कुंटल आलू के खरीदार 1000 हो जाएं, तो दाम बढ़ जाएगा कि नहीं?
मतलब हमारे पास मांग जो है बहुत ज्यादा है, चूंकि 1000 खरीदने वाले हो गए लेकिन माल सीमित है, तो यही डिमांड और सप्लाई है। तो बाजार किस पे चलता है? डिमांड और सप्लाई पे। बात यहां और की जा रही थी, मतलब मैं बता रहा था कि जहां इकाई आधार पर मांग और पूर्ति के मूल का अध्ययन किया जाता है, वहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, वहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। जहां समग्रता की बात की जाती है, जहां समग्रता की बात की जाती है, वहां समष्टि अर्थशास्त्र होता है। अब देखते हैं, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र इसे माइक्रो कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में होता क्या है? समूह के आधार पर अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय, किसी देश या विश्व की राष्ट्रीय आय निकालना हो, विश्व की राष्ट्रीय आय, विश्व की राष्ट्रीय आय की बात की जाती है। जहां विश्व के राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, तो वहां यहां माइक्रो शब्द यूज किया जाता है। माइक्रो, माइक्रो मतलब समष्टि की बात की जाती है, समष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाती है, ठीक है, विश्व लेवल पर। यही जब प्रति व्यक्ति आय होती थी, तो वहां व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाती थी। तो इसके जॉन मिनार्ड किंग है। आपसे पूछा जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, जॉन मिनार्ड किंग को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो बात आई कौन है? जॉन मिनार्ड किंग, जॉन मिनार्ड किंग। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? जॉन मिनार्ड किंग। आपने ना देखा कि व्यष्टि का जनक कौन था? व्यष्टि का जनक कौन था? आपने इसके पहले किसका देखा? व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन माना जाता है? एडम स्मिथ को। लेकिन समष्टि का जनक कौन है? जॉन मिनार्ड किंग। 2 क्वेश्चन यहां बन रहे हैं। अब बात आता ही है कि जैसे बैंकिंग, विदेशी व्यापार, बजट, ये सब इसी में आ जाते हैं, समष्टि में। कहा जाए कि माइक्रो में कौन कौन आते हैं? माइक्रो में कौन आता है? जैसे विदेशी व्यापार आ गया, ठीक है, विदेशी व्यापार आ गया, बैंकिंग शब्द आ गया, बजट की बात जब होती है, ये सब क्या है? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे होते हैं, ये समूह के आधार पर इनका आकलन होता है, ये सब माइक्रो में आ जाते हैं। माइक्रो मतलब इकाई आधार पर प्रति व्यक्ति की बात होती है। अब यहां आता है कि आगे हम देखते हैं और आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए मानव कल्याण। देखिए अब आपने अर्थशास्त्र में यही देखा कि मेन आता है कि मानव का कल्याण, मानव का कल्याण होना चाहिए। कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र इस मानव के कल्याण के लिए सारे नियम, कायदे, कानून बना रहा है। अब बात यह आती है कि कल्याण तो करना है, लेकिन हमारे पास कितने हैं? सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन है, लेकिन लोगों की इच्छा भी है और आवश्यकता भी, आवश्यकता भी, ठीक है। सीमित संसाधनों द्वारा और लोगों की इच्छा आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही जो कि मानव के कल्याण के लिए उपयुक्त हो, जो नियम सिद्धांत हैं, वही सारे सिद्धांत अर्थशास्त्र के विषय होते हैं। यानी सारे अर्थशास्त्री ये नियम बनाते हैं कि मानव के कल्याण के लिए कौन सा नियम बनाया जाए, कौन सा सिद्धांत बनाया जाए, ताकि मानव का अधिकतम कल्याण हो सके, वही अर्थशास्त्र है। अब तक आपने केवल अर्थशास्त्र का केवल बैकग्राउंड देखा। अर्थशास्त्र किसकी बात करता है? मानव कल्याण की। मानव कल्याण की जब बात करता है तो सीमित संसाधनों द्वारा, सीमित संसाधन में सब आ जाते हैं, रुपया, पैसा, जो भी आपको कार्य करने के काम आते हैं, किसी मैनेजमेंट करने के काम आते हैं, जिससे कि धन का अनार्जन हो, धनार्जन हो, वो सारे संसाधन क्या हैं? अर्थशास्त्र हैं। तो कुल मिला के आप बात समझ में आ गई कि संसाधनों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र का विषय है। अर्थशास्त्र किसकी स्टडी करता है? संसाधनों की। संसाधनों की स्टडी इस तरीके से करता है कि घर का मैनेजमेंट चलाया जा सके, किसी देश का प्रबंधन चलाया जा सके, विश्व का प्रबंधन चलाया जा सके।
ताकि सभी की इच्छाएं भी पूरी हों, आवश्यकताएं भी पूरी हों। इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब तक केवल अर्थशास्त्र के इर्द गिर्द घूमते रहे हम। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि इसका सारा सिस्टम धन के चारों तरफ घूमता है। कई विद्वानों ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र के जनक किसने हुआ, इतनी चीजें हमको मालूम हुई। अर्थशास्त्र का जनक कौन हुआ? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, अब बोला गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन हुआ? ये भी एडम स्मिथ को माना जाता है। समष्टि का जनक कौन हुआ? जॉन मेनार्ड किंग को माना जाता है। तो कुल मिला के हमने समझ लिया कि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं कि किसी भी देश का प्रबंधन कैसे चलाया जाए, उसको नियम को कैसे बनाया जाए, इस तरीके से हम इसका सिस्टम क्रिएट करते हैं। अब और आगे हम चलते हैं, चर्चा होगी। ठीक, अब देखिए, अब यहां तीन तरीके की बातें आती हैं। कोई भी देश किस प्रकार का नियम कायदा अपनाता है, वो उसकी अर्थव्यवस्था होती है। अब इसमें आपने देखा कि यहां पर सारी बात नियम कायदे कानून शब्द आया कहां से? वैसे इकोनॉमिक्स जो है, ग्रीक वर्ड वो इकोनोमिया से आया है, यूनानी शब्द है। यूनानी जो शब्द है आपका वो इकोनोमिया से आया है। अच्छा, बात ये आती है बच्चों की, आपने देखा हो कि जितने भी बहुत सारे प्रभावशाली वर्ड हैं, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे चिकित्सा हो, उसके सारे जो लैंग्वेज हैं, उनकी जो विश्लेषण है वो यूनान से ही क्यों आया। तो मैं आज आपको बता देना चाहता